जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रीवियस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपने जितने भी लेक्चर होंगे इसके पहले ही देखा होगा, है ना। तो बहुत कुछ आइडिया आपको बिल्ड हो गया होगा। करीबन आपने 150 क्वेश्चन कर लिया जो अलग अलग एग्जाम में शिफ्ट वाइज जो एनटीए ने पूछा हुआ है। इवन यहाँ पे सेट के एग्जाम को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसको हम कंटिन्यू करें, इसके लिए ये भी है कि आप प्लीज चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अदरवाइज अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास भी शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है रिलेटेड उससे यूनिट को नहीं सॉल्व कराया जा रहा है, बल्कि आपका से जो सेकंड यूनिट है रिसर्च का जो आपका टॉपिक है तो उससे भी रिलेटेड हम पीवाई को सॉल्व करा रहे हैं। तो उनके भी प्लेलिस्ट पे आप विजिट करिए और पर डे आप ऐसा टारगेट बनाइए 3 जून का कि पर डे आप 2 एमसीक्यू का वो लगाते चले। यहाँ पे देखिए आपका जो सेक्शन बी पार्ट था जिसमें एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर से संबंधित क्वेश्चन आने थे, उसमें यहाँ पे आपको दिया है कि कॉलम 1 को 2 से सुमेलित करना है। सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, प्रणाली, विधि, प्रणाली। तो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में जाके देखिए तो शिक्षा शास्त्रियों की मान्यताओं के अनुसार हमने काफी चीजें देखी एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर इन सब के बारे में, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग लगेंगे और ये स्वाभाविक सी बात है, आप कितना भी पढ़ लो टॉपिक वाइज, लेकिन जैसे दार्शनिक क्षेत्र का कुछ क्वेश्चन हो गया, प्रिंसिपल बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गया जो आपके आउट ऑफ रेंज में आता है, उसका एक ही समाधान है, या तो कुछ कॉपी बना के जो पर्टिकुलर आए हो उनको अपने कहीं पे भी नोट करते चले, बाकी यहाँ पे समझ ले उन पीवाईक्यू को। ये नहीं कि जो पर्टिकुलर टॉपिक दिया आपको उस पर ज्यादा स्टिक रहना है, इधर उधर का क्वेश्चन आता है तो उसको कहीं पे ऐसा सैद्धांतिक है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, बस उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। देखिए जैसे दिया है कि सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, प्रणाली, विधि, प्रणाली। अब इसमें कॉलम 2 में दिया आइडियोग्राफी, वास्तविकतावाद, सर्वेक्षण, सकारात्मकतावाद। इनमें आपको सही विकल्प का चयन करना, कॉलम 1 को 2 से सुमेलित करना। तो जो सत्ता मीमांसा है, सत्ता मीमांसा जो है वो संबंधित है वास्तविकतावाद से, ज्ञान मीमांसा सकारात्मकतावाद से, प्रणाली विधि आइडियोग्राफी से और प्रणाली सर्वेक्षण से। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा? शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसी अगर देखा जाए तो संवादात्मक यहाँ पे कहा जाएगा। प्रदर्शन विधि, चौक और वार्तालाप विधि, समस्या समाधान विधि, दल शिक्षण आधारित विधि, अनुशिक्षण विधि। तो इसमें शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में किसे संवादात्मक कहा जाएगा इसमें, तो ये ऑप्शन आपका BENF राइट होगा यहाँ पे। बी यानी समस्या समाधान विधि, है ना, अंतः क्रियात्मक प्रस्तुति, और यफ जो है अनुशिक्षण विधि। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में से समस्या समाधान विधि, अंतः क्रियात्मक प्रस्तुति और अनुवीक्षण या अनुशिक्षण विधि को समाधान कहते हैं। समाधान विधि में तो शिक्षण विधि में समस्या समाधान विधि, अंतः क्रियात्मक प्रस्तुति, अनुशिक्षण। संवादात्मक शिक्षण विधियों के तहत शिक्षक और छात्र के मध्य परस्पर वार्तालाप होता है जिससे अधिगम के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान हो जाता है। दूसरे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है शिक्षण के स्तर जो है, टीचिंग के लेवल और प्रमुख विषय। टीचिंग के लेवल में जैसे दिया है स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर। तो लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन है ना, इस जिसमें आपका मेमोरी भी है, अवबोध अंडरस्टैंडिंग है और जो है विमर्शी चिंतन स्तर। तो उन्हीं के विषय से संबंधित ही हर एक स्तर पे क्या चीजें होती है इसको बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया है। आप शुरुआत के वीडियोज में देख सकते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग को बहुत ढंग से किया गया है। देखिए जो स्वायत्त विकास है उस स्तर पे भाव तथा भावनाएं कार्य करती हैं, और जो स्मृति स्तर पे है तो आपने देखा बाल्यावस्था में चीजों को रट्टाफिकेशन वाला जो होता है, तथ्य और सूचनाओं को याद करना, वो मेमोरी लेवल पे होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, तथ्य और उनके एग्जाम्पल को संबंधों में देखना, और जो आपका एक रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है उसमें समस्या उठाना और समस्या का समाधान करना, यानी चिंतन का जो आपका थॉट प्रोसेस का सबसे उच्च स्तर जो होता है वो विमर्शी चिंतन सारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो लर्नर की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? कॉग्निटिव डोमेन, और एक तरीके से कह रहा है कि लर्नर जो उसकी क्या गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? स्मरण रखना, समस्या का समाधान करना, महत्वपूर्ण संवेदी आदतों की पहचान कर लेना, सत्य में विश्वास करना। तो जो लर्नर है, लर्नर समस्या का समाधान भी करता है, आदतों की पहचान करता है, स्मरण करता है, सत्य में विश्वास करना ये नहीं होगा। सत्य में विश्वास करना लर्नर की गैर संज्ञानात्मक विशेषता होती है, क्योंकि अच्छा इसमें इसने क्या कहा है कि कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेष, अच्छा ये सभी तो संज्ञानात्मक इसने पूछा ही है कि गैर संज्ञानात्मक, तो ठीक है, सत्य में विश्वास करना वो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन में नहीं आता, क्योंकि संज्ञान ना होने की स्थिति में वह वस्तु या स्थिति के बारे में उसी रूप में विश्वास कर लेता है जैसे वो दिखाई देता। संज्ञान मीन्स यही तो होता है कि कोई चीज को हम जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, और
जब जिस चीज को हम जान ही नहीं पा रहे, एक लर्नर है जिस चीज को संज्ञान में नहीं ले पा रहा कि क्या उसमें राइट है रॉन्ग है, उस वस्तु स्थिति के बारे में उसी रूप में वो विश्वास कर लेता है जैसे उसको एक्चुअल दिखाई देता है। तो ये चीज होता है। विमर्शी यानी जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, तो विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है? संज्ञान कॉग्निशन का, अधिसंज्ञान मेटा कॉग्निशन का, संज्ञान पर अधिसंज्ञान अधिगम का प्रबलन। तो विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा किसका उपयोग करना इसमें होता है? तो ये अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन। विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन का उपयोग करने से है। अधिसंज्ञान की स्थिति में व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ का उपयोग करता है, जबकि जो संज्ञान है, संज्ञान यानी जानना, तो जबकि संज्ञान जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाओं यथा प्रत्यक्षण करना, चिंतन करना, याद करना इत्यादि से जुड़ा होता है। यह सूचना के प्रकरण, समझ और संप्रेषण से जुड़ा होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है उसके अकॉर्डिंग जो एडोलसेंट जो लर्नर होते हैं वो किस चरण में होते हैं? साइकोमोटर में होते हैं, प्री ऑपरेशनल में होते हैं, या आप कह सकते हैं पोस्ट ऑपरेशनल में होते हैं, या एक तरीके से औपचारिक में होते हैं। तो ये चीज है ना कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण जो होता है ये किशोरावस्था का होता है। आपने यहाँ से 0 से 2 देखा था, फिर 2 से 7 देखा, 7 से 11 देखा, तो 11 से लेके 20 तक का जो 18 तक का जो फेज है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जो एडोलसेंट लर्नर होता है उसका औपचारिक संक्रियात्मक चरण उसको कहते हैं। उसमें संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा गया। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ लीजिए, ये पहले भी कई बार आया है। जैसे बच्चे का विकास होता है, आपने देखा कि जन्म से 2 साल का जो बच्चा होता है, संवेदी पेशी अवस्था, चीजों को थोड़ा बहुत सूंघ सकता है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकता है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकता। लेकिन पूर्व संक्रिया कालिका प्राक क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल में हमने कैसे कहा था, उसमें अहम केंद्रित होता है। अगर अपनी माँ के पास है तो फिर वो किसी को नहीं आने देगा, या उसको लगता वही सेंटर में, बाकी सब तो उसके किनारे घूम रहे हैं, ऐसा कुछ करके 2 से 7 वर्ष का होता है। एक ऑब्स्ट्रैक्ट जो स्थूल या ठोस संक्रियात्मक होता है 7 से 11, और जो एडोलसेंट का पीरियड होता है 11 से इससे ज्यादा वाला, तो हवा हवाई बातें वाला यही पीरियड होता है। विचार प्रक्रिया एक टर्म आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क झंझावात। तो विचार प्रक्रिया कभी भी आपने देखा होगा बहुत तेजी से आपका माइंड जो है ऐसा लगेगा ना कि हिलोरे उठ उठी है। तो वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है वो एक विधि है कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो यूज करते हैं, जैसे क्लास में पढ़ा रहे कोई ऐसा अचानक कोई टॉपिक आपने छेड़ दिया कि सबका दिमाग ही हिल गया उस टॉपिक से कि हाँ यार इसका ये भी एस्पेक्ट होना चाहिए। तो वो विचार प्रक्रिया, उस टर्म को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। लीक से हटकर चिंतन या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये सब बहुत प्रयोग में आता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये चीज कहते हैं इसको। तो विचार बेस्ड प्रक्रिया ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आधुनिक युग में सृजनशीलता को एक महत्वपूर्ण योग्यता स्वीकार किया जाता है। यानी आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो ना, तो उसको माना जाएगा कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि क्रिएटिविटी, वो सबके अंदर नहीं होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी सृजनशीलता के तहत ही आता है। संसार के प्रत्येक वाणी में जो है, अगर देखें प्राणी में, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर क्रिएटिविटी है। किसी में कम क्रिएटिविटी है, किसी में ज्यादा है, किसी में एक क्षेत्र में क्रिएटिविटी है, किसी में अन्य क्षेत्र में होता है। सामान्य से अलग हटकर सोचना, कहना, करना ही सृजनशीलता कहलाता है। मतलब यही समझिए कि आप सामान्य से हटकर हैं, उनसे अलग थिंकिंग करते हैं, तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आप करते हैं, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं टीचिंग स्टाइल में या टीचिंग के क्षेत्र में। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। इसके पहले हम लोगों ने देखा था हार्वर्ड का जो गार्डनर का था मल्टीपल इंटेलिजेंस के बुद्धि के सिद्धांत। तो जो बुद्धि के सिद्धांत में जैसे एक है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, कि आपने अपने भावात्मक जो संवेग है उनको कैसे कंट्रोल कर पा रहा है एक लर्नर। तो निम्नांकित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है, उसकी भावनात्मक बुद्धि को। जैसे एक शिक्षार्थी या सीखने वाला है, वो क्या करता है, अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान कर लेता है। रिकॉग्नाइज दियर ओन एंड अदर पीपल इमोशंस, वो समझता है। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग दियर इमोशन स्ट्रांगली, अपनी भावनाओं को दृढ़ता से सभी के समक्ष रखता है। ये यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर, सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करता है। गुड ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक थिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, उत्तम प्रेक्षण, वैज्ञानिक चिंतन और निगमनात्मक तर्कन। इनके अलावा एडजस्टिंग इमोशन टू अडॉप्ट टू एनवायरमेंट, परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन करना।
या बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू डाइवर्स व्यू पॉइंट, रचनात्मक और विविध दृष्टिकोण के प्रति खुला विचार होना। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि एक विद्यार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को वर्णित करने की उत्तम विधि विद्यार्थी अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना, सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना तथा परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन होता है। इसके अलावा एक विद्यार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को निम्नलिखित उत्तम विधि से वर्णित किया जा सकता है, जैसे संवेगात्मक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है। यदि आपका सामाजिक बुद्धि, कभी कभी आपके मन में कुछ संवेग उठता है, तो सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है संवेगात्मक बुद्धि। और संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को समझने, पहचानने तथा इनका उचित प्रबंधन करने में हेल्प भी करता है। शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? शिक्षार्थी के गुण और विशेषता, इनके मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपकरण हो सकता है? जांच सूची या रेटिंग स्केल, श्रेणी निर्धारण पैमाना या इन्वेंट्री विस्तृत सूची या सुर्खियां रूब्रिश। देखिए, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए सुर्खियां सर्वोत्तम उपकरण है। शिक्षा शब्दावली में सुर्खियों का अर्थ छात्रों की नियमित प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक स्कोरिंग गाइड है। पिछले कुछ दशकों के दौरान तकनीकी समृद्धि, विकास और परिवर्धित पहुंच से तकनीक के प्रयोग के संदर्भ में शिक्षार्थी की विशेषताएं विकसित करने में योगदान हुआ है। नीचे दो समूह दिए गए, कृपया जन्म वर्ष के आधार पर प्रश्नित पीढ़ियों को सुमेलित करना है। यहाँ सेट 1 और 2 दिया है, जैसे 1945 और उससे पहले के जो जन्मे बच्चे हैं, जनरेशन दिया है। फिर बॉर्न 1946 से 64 यानी जनरेशन वाई। 65 से जो 76 के हैं वो बेबी बूमर है। यानी कौन से कितने के बीच में, जैसे 45 और उससे पहले जो बच्चे जन्मे उनको जनरेशन जेड का कहते हैं। 46 से 64 में है तो उनको जनरेशन वाई कहते हैं। और जो 65 से 76 में उनको बेबी बूमर कहते हैं। और जो 77 से 95 में वो परंपरावादी ट्रेडिशनलिस्ट हैं। और 1996 और उसके बाद वाले क्या है, जनरेशन यक्स है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये प्रसंग के संदर्भ में देखें तो जो 45 से पहले वो परंपरावादी है, परंपरावादी 45 से पहले वाले, 46 से 64 वाले बेबी मूवर है, 65 से जो 76 के बीच बच्चे जन्मे हैं ये यक्स जनरेशन के बच्चे हैं। और इनके अलावा देखें 77 से 95 वाले ये जनरेशन वाई के हैं और 96 के बाद वाले जनरेशन जेड के हैं। अधोलिखित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से, ये तो बिल्कुल हमको अलग ही लगा, ये हमने भी पहले नहीं पढ़ा था कभी। अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? आपने ओपन बुक एग्जाम भी देखा होगा, बहुत सारी जगह पे कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो आपसे ओपन बुक एग्जाम क्यों कराते हैं? आपको लगेगा बेफालतू ही एग्जाम कराते हैं, बट ये सोचिए आपको वो उतने कम टाइम में अगर आपने बुक पढ़ा नहीं होगा और उस तरीके से वो क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बुक से मिलेगा ही नहीं। तो ओपन बुक एग्जाम में भी आपकी एक तरीके से ना इंटेलिजेंस को ही चेक करते हैं। तो खुली किताब परीक्षा पद्धति छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है, इससे छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास होता है। नहीं तो आपको लगेगा कि यार ओपन बुक में हमारा क्या चिंतन का विकास होगा, बट वो कुछ सोच के ही बनाते हैं, चिंतन शक्ति बढ़ता है। जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं वो आपको किस टाइप के लगते हैं? मान लीजिए बीइंग अ टीचर आप क्लास में गए और कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के, बार बार आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करें, आपको गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन वो कैसे टाइप के बच्चे हैं? उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या उनको बोलना चाहिए कि काम करो, कक्षा जब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर मिल लेना? या उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित करना चाहिए? देखिए यहाँ पे ये देखना है कि स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो छात्र कक्षा में आपसे सवाल करता है उसके लिए अध्यापकों को ये चाहिए कि वह छात्रों के प्रश्नों का सही सही उत्तर दे और उन्हें प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करे ताकि उनका अधिक से अधिक जो है ज्ञानार्जन हो सके। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आपको क्या लगेगा? मतलब कोई सामान्य विद्यार्थी जनरल ऐसा करता नहीं था, लेकिन वो आज ऐसा लग रहा है कि अनियंत्रित व्यवहार कर रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे? आपसे पूछ रहा है कि बीइंग अ टीचर आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे, उसको बोलेंगे कक्षा के बाहर विद्यार्थी से कि हम तुमसे बात करेंगे, या विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे? तो उसे यही कहेंगे कि कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करने के लिए। जब कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आता है, जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो अध्यापक को यही चाहिए कि जो है कक्षा से बाहर हम तुमसे मिलते हैं अच्छे से, क्योंकि कक्षा में कहने पर उसे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो कक्षा से बाहर आए तो उसे प्यार से इस तरह के व्यवहार ना करने को कहे तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा।
एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह एक अध्यापक है वो सफल हो सकता है कब? यदि वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करे, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान दे, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करे, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करे। तो विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, क्या चीजें मदद करती हैं? विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है एक अध्यापक सफल वही होता है जो अपने बच्चों को इस तरीके से मतलब पढ़ाए कि वो एक बेहतर नागरिक बन के निकले। तो एक व्यवस्थापक तभी सफल हो सकता है जब वह कक्षा कक्ष में विषय वस्तु का सुव्यवस्थित ढंग से पेश करे, ताकि बच्चों को विषय वस्तु के बारे में जानकारी आसानी से एवं क्रमबद्ध रूप में हो पाए। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? इन्फोर्टमेंट, मनोरंजन, एजुटेनमेंट, ज्ञानोदय। तो ये देखिए जो शैक्षिक जगत की चीजें आती वो एजुटेनमेंट में ही आएगा। तो एजुटेनमेंट है ना, एजुकेशन, एजुकेयर ऐसे ही तो बना है। तो ये शैक्षिक मनोरंजन के रूप में सदियों से अस्तित्व में है। पहले दृष्टांतों और दंत कथाओं के माध्यम से चीजों को सुनाया जाता था। अभी तो उसका नया रूप आ गया है कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई जानकारी देनी है तो उसमें टीवी है, संग्रहालय, एंटरटेनमेंट है, मतलब इंटरटेन भी होता रहेगा, आप चीजों को जान भी पाएंगे। तो ये एजुटेनमेंट के तहत आता है। तो यहाँ तक हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया, वहां से आप जरूर जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।